नोट्सबुक आईएएस आपकी सफलता है हमारा मिशन। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस पे। तो कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। अच्छा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अभी तक संविधान में, भारतीय संविधान में कितना संवैधानिक संशोधन हो चुका है। विधेयक की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, अधिनियम की बात कर रहा हूँ कि अभी तक भारतीय संविधान में कितना संवैधानिक संशोधन हो चुका है। ठीक है, तो आज हम लोग, चूंकि कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आप लोग, आज हम लोग पढ़ेंगे वन नेशन वन इलेक्शन। हालांकि ये कोई नया टॉपिक नहीं है, पिछले 1 डेढ़ साल से आपने देखा होगा कि ये टॉपिक लगातार चर्चा में रहा है। पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ जो कोविंद जी थे, रामनाथ कोविंद जी, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनती है। वह कमेटी जांच भी करती है, वह कमेटी को सौंपा भी जाता है इससे रिलेटेड ये सारी चीजें कि वन नेशन वन इलेक्शन से संबंधित ये प्रावधान बनाए जाए कि ना बनाए। वह प्रावधान पेश भी किया जाता है। पेश करने के बाद आपने देखा होगा कि उसके बाद से ज्वाइंट पार्लियामेंट्री जो कमेटी है, जेपीसी, उसकी भी बैठक होती है। उसके बाद से इस पे चर्चा होती है। ठीक ना। तो ये वन नेशन वन इलेक्शन का कंसेप्ट है क्या, मतलब क्या है इसका मतलब। तो देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन जो होता है, इसका मतलब ये हुआ कि एक ही बार जो इलेक्शन होगा वह कहाँ पे होगा, वह केंद्र स्तर पर भी होगा और राज्य स्तर पर भी होगा। अब केंद्र और राज्य स्तर का मतलब क्या हुआ, तो अभी मैं समझाता हूँ, ये आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। और विद इन 100 डेज जो ग्राम पंचायतें हैं, उनके उनके लेवल पर भी जो है क्या कराया जाएगा, चुनाव कराया जाएगा। अब चलिए मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताता हूँ। ठीक है। तो देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन अगर होता है, वन नेशन वन इलेक्शन, आपको इसी से स्पष्ट हो गया होगा, मतलब एक राष्ट्र एक चुनाव, एक राष्ट्र एक चुनाव। आपको इसी से स्पष्ट हो गया होगा कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब सीधे सीधे यही है कि एक राष्ट्र माने पूरे भारत के में एक ही साथ चुनाव कराया जाए। अब एक साथ चुनाव क्यों कराया जाए, कारण क्या है, आखिर एक राष्ट्र एक चुनाव क्यों, कारण क्या है। क्योंकि आपने देखा होगा कि कभी ना कभी हमेशा भारत में चुनाव पड़ता ही रहता है ना। चुनाव हमेशा पड़ता ही रहता है। अब जिसके कारण कार्यपालिका जो होती है, ये कार्यपालिका आपने पढ़ा होगा संविधान में, मैं ये मान के चल रहा हूँ। तो कार्यपालिका के कार्यों में क्या होता है, आचार संहिता लगने के कारण, अलग अलग जगहों पे आचार संहिता लगने के कारण क्या होता है, कार्य करने में बाधाएं आ जाती हैं। अब ये बाधाएं जब आती है तो अल्टीमेटली रूप से किस पे इफेक्ट डालती हैं, तो ये प्रभाव डालेगी किस पे, विकास पे। ठीक ना। विकास के बाद से देखा जाए तो यह इसमें मुख्य रूप से यह सीधे सीधे नागरिकों पे क्या करेगी, प्रभाव डालेगी। सीधे सीधे क्या करेगी, नागरिकों पे प्रभाव डालेगी। तो अगर बात, क्या क्वेश्चन आता है कि क्या एक चुनाव, एक राष्ट्र एक चुनाव, क्या पहले कभी भारत में नहीं होता था, पहले भारत में होता था कि नहीं होता था। अगर इसकी बात किया जाए कि पहले होता था कि नहीं होता था, तो 1952 से अगर आप देखेंगे, 1952 से लगभग 1967 तक, है ना, कब तक, 1967 तक अगर आपको देखने को मिलेगा, तो यह जो चुनाव होते थे वह एक ही साथ होते थे। ठीक ना, एक साथ होते थे। अब मेरे कहने का मतलब क्या है, एक साथ चुनाव होते थे, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, आप थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए कि जैसे मान लीजिए, कुछ लोग नहीं समझ रहे होंगे तो उनको मैं बता रहा हूँ। ठीक ना। जैसे मान लीजिए कि यह हमारा सेंटर है, सेंटर मतलब भारत है, और भारत की राजधानी कहाँ पे है, न्यू दिल्ली, आप सभी को पता है ना। भारत की राजधानी कहाँ पे है, न्यू दिल्ली है। तो केंद्र है, सेंटर है, केंद्र है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे विधायिका जो है, जिसमें कार्यपालिका बैठती है, चर्चा करती है, यहाँ पे विधायिका, इस विधायिका का नाम क्या है, संसद है। ठीक ना, पार्लियामेंट हाउस है। अब ये जो संसद है, यह जो पार्लियामेंट हाउस है, इसमें दो सदन है। दो सदन का मतलब एक लोकसभा है, एक राज्यसभा है। ठीक ना, एक राज्यसभा है, एक निचला सदन है, एक उच्च सदन है, अपर हाउस है। आपने पढ़ा होगा उच्च सदन, तो निम्न सदन और उच्च सदन।
जो डायरेक्ट कार्यपालिका, जो डायरेक्ट यानी डायरेक्ट का मतलब प्रत्यक्ष रूप से जो नागरिकों के लिए जिम्मेदार होती है, उत्तरदायी होती है, वह कहां से आती है? वह लोकसभा से चुन के आती है। ठीक है, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। लेकिन राज्यसभा में जो कार्यपालिका आती है या राज्यसभा में जो सदस्य आते हैं वो चुन के, वह कैसे आते हैं? वह अप्रत्यक्ष रूप से आते हैं। ठीक है, इसकी बात अलग है। और यह तो हमेशा ये कभी भंग होती ही नहीं है, तो इसकी बात ही छोड़ देना है, क्योंकि इसकी बात इसमें नहीं की जा रही है। वन नेशन वन इलेक्शन में राज्यसभा की कोई चर्चा नहीं है, लोकसभा की चर्चा है। अब इसमें देखेंगे तो इसका टर्म होता है 5 ईयर का। कितना का होता है? 5 ईयर का। 5 वर्ष के बाद स्वतः ही लोकसभा विघटित हो जाती है। ठीक है, तो लोकसभा का कार्यकाल तो जो है निश्चित है, लेकिन राज्यसभा का कार्यकाल निश्चित नहीं है। यानी मुख्य रूप से उसका कार्यकाल जो है मुख्य रूप से कभी वो भंग होता ही नहीं। ठीक है, सीधी बात है। तो ये तो है पार्लियामेंट। ठीक है, अब इसके नीचे अगर आप जाएंगे तो अलग अलग राज्यों में भी आप देखेंगे कि वहां पर भी राज्यों के पास भी अपनी विधायिका है ना? तो राज्यों की जो विधायिका है उसको कहा जाता है विधानमंडल। क्या कहा जाता है? विधानमंडल। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? मैं विधानसभा शब्द का प्रयोग क्यों नहीं किया? मैंने विधानसभा शब्द का प्रयोग क्यों नहीं किया? उसका कारण है। उसका कारण क्या है? उसका कारण सीधे ये है कि सभी राज्यों में आप देखेंगे तो सभी राज्यों में विधानमंडल जो है, मात्र 6 राज्यों में आपको दिखाई देगा कि ये जो विधानमंडल है यह मात्र 6 राज्यों में द्विसदनी है। द्विसदनी का मतलब जैसे संसद द्विसदनी आपको दिखाई दे रहा है, लोकसभा और राज्यसभा, तो ये द्विसदनी है ना, यानी अपर हाउस एंड लोअर हाउस। ठीक वैसे ही राज्यों की विधानमंडल में भी 6 राज्यों में जो है, एक है विधान परिषद और एक है विधानसभा, है ना? केवल 6 स्टेट में। वो कौन कौन सा है? आपको पता होगा, यूपी है, बिहार है, मध्य प्रदेश, यूपी है, बिहार है, फिर महाराष्ट्र है, फिर महाराष्ट्र के बाद से आप चले जाएंगे कर्नाटका है, फिर आपको दिखाई देगा तेलंगाना है, और फिर से आपको दिखाई देगा कौन सा वो राज्य है, वह आंध्र प्रदेश में कह रहा हूँ, आंध्र प्रदेश है। ठीक ना? तो आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, कर्नाटका हो गया, यूपी बिहार हो गया, ठीक ना, और महाराष्ट्र हो गया। यूपी बिहार महाराष्ट्र 3, और मुख्य रूप से कर्नाटका 4, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश 5, 6 राज्य हैं जहाँ पे विधानसभा और विधान परिषद मतलब अपर हाउस है एंड लोअर हाउस है। तो आप बोलेंगे कि सभी राज्यों में क्यों नहीं है? सभी राज्यों में ऐसा क्यों नहीं है? ऐसा इसलिए कि इस विधान परिषद का कोई बहुत बड़ा रोल है नहीं। आर्टिकल 169 में जब आप पढ़ेंगे तो इसके बारे में पढ़ेंगे, तो इसका बहुत बड़ा रोल है नहीं, मतलब विधान परिषद का। अब रोल क्यों नहीं है? क्योंकि यह आप जब इसका मतलब इसके बारे में जब आप पढ़ेंगे, हालांकि मैं उसमें और डीप में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो इसमें जैसे आपने पढ़ा, यहाँ पे संसद में राज्यसभा के जो सदस्य हैं अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, यहाँ पर भी अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। अब यहाँ पे राज्यसभा का तो कुछ रोल है, क्योंकि कुछ ऐसे विधेयक होते हैं जो राज्यों से संबंधित होते हैं, वहां पे जब तक राज्यसभा में पारित नहीं होगा तब तक वो पारित नहीं माना जाएगा। लेकिन यहाँ पे भूमिका इसकी खत्म हो जाती है राज्य विधान परिषद की। क्यों? क्योंकि वहां पे अधिकतम से अधिकतम 3 से 1 माह और प्लस 3 माह, यानी मैक्सिमम 4 मंथ तक ही किसी भी विधेयक को विधान परिषद रोक सकता है। उसके बाद वो नहीं रोक सकता, चाहे वो धन विधेयक हो, चाहे कोई भी सामान्य विधेयक हो। अगर वो मतलब पारित करे चाहे ना करे तब भी पारित मान लिया जाता है। इसलिए इसकी कोई रोल तो है नहीं, अनावश्यक खर्चा बढ़ाने वाला काम है ना? या कुछ और समय तक विधेयक को बढ़ाने के लिए बस ये काम किया जा सकता है, 2 से 3 माह डिले किया जा सकता, करने के लिए ऐसे किया जा सकता है। बाकी इसका कोई ज्यादा रोल है नहीं विधान परिषद का। इसलिए सभी राज्यों में केवल क्या है? विधानसभा है, और बाकी जो है 6 ही राज्यों में विधान परिषद है। तो 6 राज्यों को छोड़कर मतलब टोटल हम पूरे भारत के राज्यों की बात कर रहे हैं, तो वहां पे क्या है? विधानसभा है। अब विधानसभा में आप देखेंगे क्या आते हैं? एमएलए आते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अब ये लोग जो चुन के आते हैं विधानसभा का, तो इसका भी कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है, 5 ईयर होता है। अब आप एक फ्लो समझ रहे होंगे। संसद में लोकसभा जो निचला सदन है उसका भी 5 वर्ष है, इसका भी 5 वर्ष है। इसका भी विघटन हो सकता है और लोकसभा का भी विघटन हो सकता है। बात समझ रहे हैं? तो ये विघटन दोनों का हो सकता है, सही बात है। अब इसमें आप देखेंगे कि एक बार लोकसभा का चुनाव पड़ता है, अभी आपने देखा था कुछ समय पहले, फिर अलग अलग राज्यों में चुनाव होता है। अब अलग अलग राज्यों में चुनाव हुआ, जैसे अभी कुछ समय पहले हरियाणा में हुआ, फिर अभी आपने देखा हाल फिलहाल में बिहार में हुआ है, अभी कुछ समय बाद आपको जो है 1-2 साल में यूपी में दिखाई देगा, फिर बंगाल में आपको कुछ समय बाद अभी दिखाई देगा। तो ऐसे क्या होगा, जहां जहां पे चुनाव होता है वहां पे
आदर्श आचार संहिता लगता है। आदर्श आचार संहिता मतलब कि अब वह कार्यपालिका जो है कोई नया कार्य इम्प्लीमेंट नहीं कर सकती है जब आदर्श आचार संहिता लग जाएगा तो। क्यों? क्योंकि वैसे अगर करेगी गवर्नमेंट तो सीधे सीधे फिर नागरिक को लुभाने वाला काम हो जाएगा और मतदाता का ब्रेन वॉश करने और उसको मुख्य रूप से वोट के लिए लुभाने वाला काम हो जाएगा, तो इसलिए तो आदर्श आचार संहिता लग जाने के कारण यहाँ के कार्य ठप हो गया। अब यहाँ की केंद्र सरकार यहाँ पे काम नहीं कर सकती है उस समय। तो इस तरह से बताया जा रहा है कि यह क्या है, कार्यपालिका के कार्यों में क्या हो रहा है, बाधा आती है। तो क्या पहले नहीं होता था? तो पहले की अगर बात किया जाए तो पहले मैं बता रहा था अभी कि 1952 से 1967 तक अगर आप देखेंगे तो 1967 तक आपको दिखाई देगा कि 1967 तक डायरेक्ट जो है ऐसा कोई चीज नहीं होता था। मतलब जहां पे केंद्र पर सेंटर पे जो है जैसे चुनाव होता था लोकसभा का, ठीक वैसे ही विधानसभा का। अब आप समझ रहे होंगे, मैं शार्ट में लिख रहा हूँ, पीछे अभी मैं चर्चा किया हूँ। तो लोकसभा और राज्यों की विधानसभा का एक ही साथ चुनाव होता था। ये कब तक आया? 1967 तक ऐसा होते हुआ आया था। ठीक है, ऐसा होते हुआ आया था। अब एक साथ ही चुनाव हो रहा था, एक साथ चुनाव हो रहा था तो एक क्या हुआ, कम खर्च हुआ। कम खर्च चुनाव आयोग के द्वारा हुआ। कम खर्च कैसे हुआ? एक ही खर्च में आपको पूरे राज्यों का यानी पूरे स्टेट का भी चुनाव हुआ, केंद्र का भी चुनाव हुआ। अब 5 वर्ष का जो टर्म होगा वो सभी लोग आसानी से क्या करेंगे, इस पे वर्क करेंगे। ठीक है, ऐसा चलता रहा। अब यह 1967 तक आखिर ऐसा क्यों चलता रहा? उसके बाद से यह इसमें जो है बिग टर्न हो गया। मतलब विघटन का मतलब यह जो है मैचिंग जो चल रहा था एक साथ जो चुनाव है वह मुख्य रूप से खत्म हो गया। कारण क्या है? 1967 से लगभग सभी राज्यों में, ठीक ना, सभी राज्य और केंद्र में, सेंटर में देखा जाए तो एक ही पार्टी की, एक ही दल की क्या थी, गवर्नमेंट थी। ठीक ना, एक ही पार्टी की सरकार थी। तो ऐसा कहा जाता है कि यह मुख्य रूप से ऐसा इसीलिए चला क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो पाया। कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो पाया कहाँ पे? राज्यों में, और मुख्य रूप से आप कहेंगे तो केंद्र के अंदर। तो ये सारी चीजें आप चलते हुए दिखाई दी। ठीक है, लेकिन इसके बाद से अलग अलग चुनाव होने शुरू हो गए। अब चूंकि इस समय जो है आपको दिखाई देगा कि ग्राम स्तर पे या नगर पालिका स्तर पे उस समय तो चुनाव नहीं होता था, तो 73वां 74वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा संवैधानिक दर्जा उसको मिला, उसके बाद से हुआ। तो वो तो राज्य का मामला है। लेकिन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे खर्च क्या हो गया, बढ़ गया। और साथ ही साथ खर्च बढ़ने के कारण मतलब ये अलग अलग जब चुनाव शुरू हो गया तो क्या हो गया, खर्च में बढ़ोतरी हो गई। और साथ ही साथ जो विकासात्मक कार्य हैं वो भी क्या हो गए, बाधा रहित हो गए। फिर माइग्रेंट करके जो वर्कर जाते हैं कभी यहाँ से वहाँ चुनाव ये वोटिंग करने, कभी ये लोग आते हैं, कभी अर्थव्यवस्था से हटकर किसी दूसरे मतदान से रिलेटेड चीजों में सोचना होता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है हरास होता है इकोनॉमी में भी। ठीक है, तो इसके लिए कहा गया, अभी जो कंसेप्ट आया, रामनाथ कोविंद जो जी थे, रामनाथ कोविंद जो पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, उनके अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई और इसमें एक कंसेप्ट आया वन नेशन वन इलेक्शन। हालांकि इसका बहुत विरोध भी हुआ। अब ये किस तरह से इसमें गवर्नमेंट जो है इसके लिए एक विधेयक लेके आई, बिल लेके आई। और यह बिल कौन सा बिल है? 129वां संवैधानिक संशोधन विधेयक। संवैधानिक संशोधन विधेयक है ना। अब देखिए विधेयक क्यों है, क्यों नहीं इसको मैं एक्ट कर रहा हूं, क्योंकि अभी यहाँ सदन में पास नहीं हुआ है और राष्ट्रपति के पास जाके उसका मुहर नहीं लगा हुआ है, इसलिए अभी ये एक्ट है। सॉरी, एक्ट नहीं, बिल है, विधेयक है। और जब ये राष्ट्रपति के पास जाके प्रेसिडेंट इस पे हस्ताक्षर कर देंगे तब जाके हो जाएगा क्या, एक्ट हो जाएगा। तो एक्ट के रूप में ये पारित होगा। तो 107वां अगर ये पारित हो गया तो 107वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम के रूप में पारित होगा। अभी आपने देखा होगा कि 106वां संवैधानिक संशोधन जो है भारत में लास्ट अभी तक 106 जो है संवैधानिक संशोधन हो चुके हैं। 106वां संवैधानिक संशोधन आपको 2023 में दिखाई दिया, जिसमें वुमेन्स के लिए, औरतों के लिए, महिलाओं के लिए 33% आरक्षण जो है लोकसभा और विधानसभा में दिया गया है ना। उसमें दिया गया कब? 106वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा। तो आप बोलेंगे क्या इससे पहले नहीं था? बिल्कुल नहीं था, इसके पहले नहीं था। ठीक ना। हाँ, राज्यों स्तर पर अगर आपको देखने को मिलेगा तो नगर पंचायत में था, ग्राम पंचायत में था, राज्यों ने दिया था, लेकिन मुख्य रूप से विधानसभा और लोकसभा में नहीं था। तो 107वां संवैधानिक संशोधन के रूप में ये पारित होगा। ठीक है, ये रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में, रामनाथ कोविंद जी जो है उनकी अध्यक्षता में बना था। अब इसमें दिक्कत क्या है, इसमें कंसर्न क्या है, अगर आपको देखने को मिलेगा तो इसमें मेन कंसर्न यही है कि अगर एक साथ चुनाव कराया जाए, चलिए ठीक है एक साथ चुनाव तो हमने करा लिया, लेकिन हम लोग अभी पढ़े हैं कि जो निचला सदन होता है, चाहे वो लोकसभा हो और चाहे वो विधानसभा हो,
यह कब तक चलता है, इसका तो एक तो सामान्यतः कार्यकाल 5 वर्ष है, लेकिन इसका निश्चित कोई कार्यकाल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जब तक बहुमत है सदन में, तब तक तो वह पार्टी गवर्नमेंट चलाएगी, सरकार चलाएगी, कार्यपालिका चलाएगी। लेकिन जैसे ही बहुमत नहीं होगा, वैसे गवर्नमेंट क्या हो जाएगी? गिर जाएगी। वैसे गवर्नमेंट गिर जाएगी। तो इस स्थिति में, उस स्थिति में जब गवर्नमेंट गिर जाए और किसी के पास जो है मुख्य रूप से गवर्नमेंट के लिए या मुख्य रूप से बहुमत के लिए आंकड़ा उपस्थित न हो, उस स्थिति में क्या होगा? तो उस स्थिति में 5 वर्ष तो इसका टेन्योर है। अब मान लीजिए 7-4 चल रहा है, जैसे 2025 में मान लीजिए करा लिया गया, तो 2030 में अगला चुनाव होना चाहिए, पूरे 2800 राज्य और केंद्र में मिला के। एक बात मैं मान रहा हूँ, मतलब एक एग्जाम्पल। लेकिन क्या हुआ, कुछ राज्यों में पहले ही सरकार वहां गिर गई, ठीक ना? सरकार कोलैप्स हो गई, गिर गई। अब सरकार क्यों गिरती है? बहुमत नहीं होता है तो सदन में, जब बहुमत नहीं होता है तो, या उसकी कोई पार्टी जो मुख्य रूप से दिया होता है सपोर्ट, वो सपोर्ट अपना खींच ले, है ना? या फिर से देखेंगे तो अब इसके स्थिति में जैसे 2-3 स्थिति इसमें होता है, जैसे सपोर्ट खींच ले तो उसमें ये भी हो सकता है कि राज्यपाल जो है, गवर्नर किसी दूसरी पार्टी को ऑफर करें कि आप सरकार बनाने के लिए इतने दिन में जो है समय दें उनको। लेकिन अगर उसके बावजूद भी वो ना बना पाए तो, मतलब एटलीस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, अंततः की। तो उस स्थिति में देखें कि यह 3 विधानसभा में आपने देखा कि 2 साल बाद सरकार गिर गई। अभी टेन्योर कितना बचा था? 3 वर्ष। लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात ये है, जैसे लोकसभा की मैं बात कर रहा था और विधानसभा की, यह पहले से ऐसे चला आ रहा है। क्या चला आ रहा है? तो इसमें ये चीज चला आ रहा है कि 5 साल का तो इसका टेन्योर है, लेकिन अगर पहले ही गिर गया, 3 वर्ष गिर गया, 3 वर्ष में ही अगर गिर गया, जैसे राष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट में भी होता है या प्रेसिडेंट में भी होता है कि अगर पहले ही उनकी डेथ हो गई, हट गए, तो 5 साल का कार्यकाल तो है, लेकिन 3 साल अगर कार्यकाल कर चुके हैं तो 2 साल तो बचा है। तो बचे हुए अगला जो चुनाव होगा, अगला व्यक्ति आएगा, वो बचे हुए कार्यकाल के नहीं बल्कि 5 वर्ष के लिए आएगा। ठीक वैसे विधानसभा में भी होता है, लोकसभा में भी होता है कि लोकसभा और विधानसभा की अगर चुनाव हो रही है, तो चुनाव होते समय अब 3 साल खत्म हो गया, 2 साल बचा है, तब 2 साल के लिए नहीं होगा चुनाव। कितने वर्ष के लिए होगा? 5 वर्ष के लिए चुनाव होगा। तो 5 वर्ष के लिए अगर चुनाव हो रहा है, तो उस स्थिति में क्या हो गया कि अब इसका 5 वर्ष के लिए चुनाव होगा 3 राज्यों में, तो क्या हो गया? इसका 3 वर्ष खत्म हो गया था, 2 वर्ष बचा था, तो इसके लिए 3 वर्ष और क्या हो गया? बढ़ गया। और फिर असंतुलन की अवस्था आ गई। किसकी अवस्था आ गई? असंतुलन की अवस्था हो गई। तो एक तो कंसर्न ये हो गया। तो इसके लिए समाधान इसमें दिया गया है कि इसमें संशोधन करके ये बात किया जाएगा कि जो शेष कार्यकाल है उसके लिए गवर्नमेंट गठित की जाएगी, उसके लिए जो है चुनाव कराया जाएगा, गवर्नमेंट नहीं, उसके लिए चुनाव कराया जाएगा। अब इसमें भी थोड़ा सा एक कंसर्न है, थोड़ा सा एक चीज समझ लीजिएगा कि लोकसभा और विधानसभा, अब इसमें अगर चुनाव कराने की बात आती है, ठीक ना, इस चीज को थोड़ा समझिएगा। चुनाव कराने की, जैसे 5 साल का कार्यकाल है, लेकिन चुनाव कराने का अब 3 साल में ही इसका विघटन हो गया पूरा, अब कोई गवर्नमेंट बना नहीं पा रहा है, तो कार्य कितना बचा? 2 साल का कार्य बचा। तो इस स्थिति में अगर चुनाव कराई जा रही है, तो कार्यकाल अभी प्रेजेंट में जो है, उसमें आप देखेंगे कि नया जब गवर्नमेंट बनेगी, नया चुनाव जब होगा, तो टेन्योर कितना होगा? 5 वर्ष का ही होगा। वो अलग बात है कि बीच में 2 साल पर गिर जाए, 3 साल पर गिर जाए, 1 साल पर गिर जाए, अलग बात है, लेकिन 5 साल के लिए ही होगा। बात समझ रहे हैं? चुनाव की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर वही चीज चुनाव के बारे में ना हो, ऐसे हो कि 3 साल में मुख्य रूप से गवर्नमेंट गिर गई, गवर्नमेंट गिर गई, सरकार गिर गई, और सरकार गिर गई और चुनाव दोबारा नहीं कराया गया। अब चुनाव दोबारा, जैसे उस समय अटल जी के समय में हुआ था, अटल जी के समय में क्या हुआ था कि उस समय उनकी गवर्नमेंट थी और बहुमत नहीं था, तो गवर्नमेंट उनकी क्या हो गई? गिर गई। अब गवर्नमेंट गिर गई तो कांग्रेस को जो है मुख्य रूप से जो है सरकार बनाने के लिए राष्ट्रपति के द्वारा दिया गया। अब गवर्नमेंट मुख्य रूप से कांग्रेस ने क्या किया? वह अपना बहुमत साबित किया और वहां पे अपना गवर्नमेंट बना लिया। तो 9 दिन में ही गिर गया था, 10 दिन में। तो क्या उसके बाद से दोबारा चुनाव हुआ? दोबारा चुनाव नहीं हुआ। अगर दोबारा चुनाव हुआ होता, किसी के पास बहुमत नहीं होता, तब वहां से फिर 5 वर्ष का टर्म होता, लेकिन दोबारा चुनाव नहीं हुआ, फिर गवर्नमेंट बन गई, तो शेष कार्यकाल के लिए गवर्नमेंट बनेगी। ठीक है, ये चीजें हैं इसमें, आ रहा है समझ में? तो वही चीजें हैं, वो चलिए देखते हैं क्या क्या पॉइंट है जिसमें, जिसके लिए मुख्य रूप से अभी बेसिक स्ट्रक्चर पे वायलेशन की बात की जा रही है कि अगर क्या वन नेशन वन इलेक्शन अगर ऐसा लागू होता है, तो क्या संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर, अच्छा बेसिक स्ट्रक्चर वाला कंसेप्ट थोड़ा सा समझ लेंगे। यह बेसिक स्ट्रक्चर वाला जो कंसेप्ट है ना, यह बेसिक स्ट्रक्चर वाला जो कंसेप्ट है, आधारभूत जो संरचना, बेसिक स्ट्रक्चर वाला जो कंसेप्ट है, जिसको कहा जाता है आधारभूत
संरचना, यह आधारभूत संरचना अगर आप देखेंगे तो यह संविधान में कहीं भी लिखा हुआ नहीं मिलेगा, संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ है ना। अब ये आधारभूत संरचना कहाँ से आया, ये कंसेप्ट कहाँ से आया, तो ये कंसेप्ट आपको देखने को मिलेगा केशवानंद भारती जो मामला हुआ था ना, केशवानंद भारती जो मामला हुआ था 1973 में, है ना, उसमें आप देखेंगे तो बेसिक स्ट्रक्चर वाला पार्ट जो है वह निकल के आया, ठीक ना। किस मामले में, केशवानंद भारती वाले मामले में, ठीक। तो इस चीज को समझ जाइए। तो यह क्यों गया है, आप समझ रहे हैं क्यों, आप समझ चुके होंगे। तो 23वां विधि आयोग ने संविधान 123वां संवैधानिक सॉरी 129वां संवैधानिक संशोधन जो विधेयक है, अभी मैंने आपको बताया है, तो 2024 से केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2024 की जांच कर रही है। और जो जेपीसी है, संयुक्त ज्वाइंट पार्लियामेंट्री जो कमेटी है, वह प्रारंभिक टिप्पणी जो है प्रस्तुत की है इसमें। और दोनों का उद्देश्य है कि एक राष्ट्र एक चुनाव को सुगम मतलब बनाया जाए, ठीक है। तो यह उनको दी गई थी, इसीलिए यह फिर सौंपा गया, तो फिर न्यूज में आया हुआ है, मैंने क्यों बताया भी पहले। आयोग ने कहा कि प्रस्ताव जो है संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं कर रहा है। कौन आयोग का है, विधि आयोग के समक्ष। देखिए पहले यह गया था विधेयक किसके पास, यह 129वां संवैधानिक संशोधन विधेयक। अब आप समझ गए होंगे कि 129वां संवैधानिक संशोधन विधेयक किससे रिलेटेड है, ये मैंने बता दिया। और यहाँ पे एक चीज मैं थोड़ा सा मतलब भूल गया था, थोड़ा सा देख लीजिएगा कि यहाँ पे ये बात किया गया है कि लोकसभा और राज्यसभा का चुनाव कराया जाए एक साथ, और 100 डेज के अंदर जो है वह राज्यों का मुख्य रूप से जो पंचायतों का जो चुनाव है वो भी कराया जाए। कितने दिन के अंदर, 100 डेज के अंदर। तो वो भी थोड़ा सा ऐड कर लीजिएगा, ठीक ना। तो आयोग ने क्या कहा कि प्रस्ताव जो है, जो जैसे क्या हुआ था, यह 129वां संवैधानिक संशोधन जो विधेयक है, यह विधेयक मुख्य रूप से लाने के बाद यह प्रस्तुत किया गया था जेपीसी के बाद। जेपीसी आप समझ रहे हैं, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी या कमेटी, यानी संयुक्त समिति जो है, संसदीय जो समिति है, उसके बाद से उसने टिप्पणी की। जो संयुक्त संसदीय जो समिति होती है, राज्यसभा लोकसभा दोनों के सदस्य उसमें रहते हैं, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग। और मतलब लीडर ऑफ ओपोजिशन भी रहते हैं, और मुख्य रूप से पक्ष के भी वहां पे सदस्य रहते हैं। तो इसकी रिपोर्ट के बाद से विधि आयोग के पास, लॉ कमीशन के पास गया हुआ था, 23वां लॉ कमीशन जो था उसके पास गया था। तो ये लॉ कमीशन ने यह प्रस्ताव में बताया है कि यह जो अभी लाया गया है, जो विधेयक वन नेशन वन इलेक्शन वाला, जो 129वां संवैधानिक संशोधन विधेयक है, यह संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं करता है, ये बताया गया, ठीक ना। और आदर्श आचार संहिता को वैधानिक समर्थन की आवश्यकता इसमें नहीं है, ठीक ना, यही बात इसमें कही गई है। और आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप बीपीएससी मेंस की तैयारी कर रहे हैं, प्रीलिम्स आपका कंप्लीट हो चुका है 71वीं वाला, तो मेंस के लिए बिल्कुल आप हमसे जुड़ सकते हैं नोट्सबुक आईएएस पे। आपके लिए मेंटरशिप जो है प्रोग्राम जो है शुरू किया गया है 90 दिनों के लिए। आप आसानी से इससे जुड़ सकते हैं दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके, ठीक ना। 23वां विधि आयोग जो है उसमें बताया गया है, जो 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2027 तक 3 साल के लिए कार्यकाल है, जिसका वह इसकी स्थापना किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, और समय समय किया जाता है। इसका अध्यक्ष कौन है, याद रखिएगा, न्यायमूर्ति जो है दिनेश महेश्वरी हैं, जो रिटायर्ड जज हैं। और 4 पूर्णकालिक सदस्य इसमें कानूनी मामलों और विधायी विभागों के जो है सचिव पदेन सदस्य, 5 अंशकालीन सदस्य, ये सभी लोग शामिल हैं। इस अधिदेश में देखेंगे तो पुराने कानूनों की समीक्षा और निरसन करना, कानून प्रक्रिया और भाषा को सरल बनाना, ये सारी चीजें इसके अधिदेश में लिखे गए हैं, ठीक ना। फिर एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पर आयोग का विचार क्या है, विधि आयोग जो है 23वें विधि आयोग को यह क्या मानना है इनका। तो मानना है कि प्रस्तावित संशोधन संविधान की मूल ढांचा का पहले तो उल्लंघन नहीं करता है, ठीक ना। फिर उसमें बताया गया है कि चुनाव को एक साथ कराने से केवल समय और आवृत्ति पर भी प्रभाव पड़ता है, और नागरिकों के मतदान लोकतांत्रिक अधिकार पर कोई प्रतिबंध नहीं लगता है ना, ठीक ना। मतदान के लोकतांत्रिक जो अधिकार है, उसमें कोई प्रतिबंध नहीं लगता है। फिर विधेयकों को राज्य के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो अनुच्छेद 367 2 ए के तहत सूचीबद्ध प्रावधान से संशोधित नहीं करते हैं। तो इसमें ये भी कंसर्न चला जा रहा था कि क्या यह जो विधेयक आ रहा है 368 के तहत राज्यों से भी, जैसे 368 में जो संवैधानिक संशोधन होता है उसमें आपने पढ़ा होगा कि एक तो होता है कि लोकसभा और राज्यसभा से 2/3 बहुमत से, एक होता है आप देखे होंगे कि लोकसभा और राज्यसभा के 2/3 बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों का कंसर्न होता है, ठीक ना। तो सहमति मतलब, लेकिन इस यहाँ पे साफ साफ विधि आयोग के द्वारा मना किया गया है कि नहीं, इसमें राज्यों की सहमति की आवश्यकता नहीं है, 50% वाला जो क्राइटेरिया कहा गया। तो आयोग लागत और समय की बचत के कारण एक साथ चुनाव कराने को सकारात्मक दृष्टि से देखने का काम कर रहा है। यह विधि आयोग जो बनाया गया था केंद्र सरकार के द्वारा बनाया जाता है, आपने समझा ही होगा। आदर्श आचार संहिता के बारे पर भी इसमें बात की गई है ना, ठीक ना। फिर मूल ढांचा से संबंधित, अब मैंने अभी आपको बताया है केशवानंद भारती मामला था 1973 में, जिसमें बताया गया था मूल ढांचा का उल्लंघन नहीं हो सकता है। अब मूल ढांचा मूल संरचना, अलग अलग निर्णयों में अलग अलग संवैधानिक जो मामले आए हैं,
उसमें सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अलग-अलग जो है वक्तव्य दिए गए हैं, जो विशेषताएँ जो है मुख्य रूप से बताई गई है, उसी के कुछ सूची हैं जो आपको याद रखना चाहिए, है ना? हाँ, लेकिन एग्ज़ैक्ट रूप से आप देखेंगे तो संविधान का जो मूल बेसिक स्ट्रक्चर यह शब्द जो है संविधान में कहीं नहीं लिखा गया है। ये मुख्य रूप से न्यायपालिका के द्वारा दिया गया एक जो है आप देख सकते हैं कि अलग-अलग मामलों में बताया गया है। ठीक ना? तो संविधान की सर्वोच्चता हो गया, संप्रभु लोकतांत्रिक गणतांत्रिक सरकार का स्वरूप हो गया, धर्मनिरपेक्ष संघवाद, कानून का शासन, शक्तियों का पृथक्करण, न्यायिक समीक्षा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, संसदीय शासन प्रणाली, राष्ट्र की एकता अखंडता, मौलिक अधिकार की प्रधानता, मौलिक अधिकारों और डीपीएसपी के बीच संतुलन, सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32, 136, 141, 142 और हाई कोर्ट का 226, 227 की जो शक्तियां हैं यह है। ठीक ना? अब मूल ढांचा का जो सिद्धांत का महत्व क्या है? इससे संवैधानिक पहचान और स्थिरता बनाए रखने में मुख्य रूप से बनाए रखता है। 368 के तहत बहुसंख्यावादी ज्यादतियों पर रोक लगा सकता है, मौलिक अधिकारों को कमजोर होने से बचाया गया, न्यायिक समीक्षा को मजबूत करेगा, चुनाव की निष्पक्षता सुनिश्चित कर सकता है। तो इससे रिलेटेड आशा है कि इस वर्ष जो है आपके मेंस में जो है ये प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है? तो बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में मैंने बताया, ये क्या चीज़ है, एक राष्ट्र एक चुनाव क्या है? तो ये मैंने आपको अभी बताया कि एक राष्ट्र एक चुनाव क्या है, इसमें विधि आयोग के द्वारा क्या संशोधन, क्या मुख्य रूप से विधि आयोग के द्वारा यह कहा गया है, इसमें जो विधि आयोग के पास ये गया था विधेयक 129वां संवैधानिक संशोधन विधेयक, तो विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट पेश की है, इसमें ये सारी चीजें बताई गई हैं जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है ना? तो मेंस से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हालांकि प्रीलिम से रिलेटेड तो है ही है, इसमें आपसे ये भी पूछ सकता है कौन कौन से आर्टिकल में संशोधन करना पड़ेगा, है ना? ये भी पूछ सकता है थोड़ा सा, और आप लोग देख लेंगे चूंकि इतने कम समय में और ज्यादा, चूंकि आप संविधान के अंदर जाके बताना होगा और कुछ पार्ट, तो इसलिए मैं बता दे रहा हूँ कि आप लोग और थोड़ा सा देख लेंगे, सर्च कर लेंगे कि इसमें से कौन कौन से ऐसे मुख्य रूप से अनुच्छेद है जिसमें संशोधन करने पड़ेंगे अगर यह विधेयक पारित कराना होगा तो, है ना? तो और मेंस के लेवल पर थोड़ा सा तैयार कर लेंगे। तो फिर मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद। हेलो दोस्तों, नोट्सबुक आईएएस आपकी सफलता है हमारा मिशन के तहत लाया है बेहतरीन टेस्ट सीरीज का कलेक्शन, जिसमें यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज उपलब्ध है, वो भी लोएस्ट प्राइस में। तो आप आज ही अपनी सफलता की दिशा में आगे बढ़ने के लिए हमारे टेस्ट सीरीज सेंटर दिल्ली के मुखर्जी नगर और प्रयागराज के सिविल लाइंस के सेंटर पर जाकर टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं। आप अगर ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक द्वारा आप हमारे ऐप को प्ले स्टोर के माध्यम से डाउनलोड कर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज परचेज करें और अपनी तैयारी को और मजबूत बनाएं। अन्य जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं।